अस्सलाम वालेकुम। आज हस्ब मामूल मैं बड़ी खुश हूँ और ज़रा ज़्यादा खुश होंगी अगर आप लोग सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें मेरे चैनल को। यकीन करें बहुत ज़बरदस्त कंटेंट आ रहा है और जो हो चुका है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, इसलिए कि मेरे गेस्ट्स बहुत अमेजिंग हैं। और आज की जो मेहमान हैं ये पिछली वाली से ऑपोजिट हैं। पिछली वाली वॉज द यंगेस्ट, राइट। अब मैं दूसरा लफ्ज़ नहीं बोल रही क्योंकि ये है नहीं क्योंकि ये असल में नहीं है। तो अब आप देखेंगे कि ये क्या है और कितनी है, वो आपको अभी समझ आ जाएगी, क्योंकि हमारे दिल तो हमेशा 16 साल से बड़े कभी हुए ही नहीं। इन्होंने एक बड़ी धमाकेदार बर्थडे पार्टी की थी और वो डॉक्टर शहनाज 27th बर्थडे की थी और सबको हिला के रख दिया था। इतने मज़ेदार वो एक फ़ंक्शन था और मेरे ख्याल जो भी आया वो नहीं भूलेगा, क्योंकि वो बहुत ही प्यारा फ़ंक्शन था। तो जो भी चीज़ होती है उसको खूब मनाती हैं, हर हालात का मुकाबला बहुत ज़बरदस्त तरीके से करती हैं। लोग समझते हैं मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, उनको पता नहीं है मेरे इर्द गिर्द दोस्त कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो आज मैं आपको अपनी एक ऐसी सहेली से मिलाऊंगी जो नहायत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर है और ज़बरदस्त खातून हैं, डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हाईली क्वालिफाइड इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड। आई वेलकम डॉक्टर शहनाज। थैंक यू शीरिन, आपने बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी हम आपके फ़ैन हैं, आपने मेरी कर दी है तो एनीवे थैंक यू सो मच असल में आपके 3 पहलू हैं जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे और तीनों पहलू आप सबके काम के हैं। पहला वाला तो ये है कि डॉक्टर हैं। चलें भाई, अगर मर्द हजरात हैं उनकी तो गायनेकोलॉजिस्ट काम नहीं आएंगी, लेकिन बात यह है कि आपकी लेडी फ्रेंड्स भी हैं तो हर एक के काम आ सकती हैं। लेकिन बेसिकली चीज़ आपने जब मुझे कैंसर हुआ था तो मुझे याद है कि मैंने बड़े इम्पॉर्टेंट फ़ैसले आपके ज़रिए किए थे। मैंने आपको फ़ोन किया था और इसलिए कि आपका कैंसर मुझसे पहले शुरू हुआ था। जी, कैंसर सर्वाइवर भी हैं और ज़्यादा हायर स्टेज पे था। आपका तो इनका स्टेज 4 पे पता चला था। खुद डॉक्टर हैं, लेकिन देखें ये अल्लाह की तरफ से चीज़ें आती हैं। और ये आप डॉक्टर हों या ना हों, कभी अपने ऊपर ब्लेम ना करें कि मुझे पहले क्यों नहीं पता चला, ये कैसे क्यों नहीं हुआ, बस ऐसा ही होना था। अच्छा, जब हो गया तो उसके बाद क्या करना है, ये आज हम डॉक्टर शहनाज से सीखेंगे कि स्टेज 4 कैंसर कैसे हुआ। अच्छा, वो भी हम सीखेंगे। फिर हम इनकी जनाब मज़ाहिया शायरी ऐसी है कि आप हंस हंस के लोट पोट हुए बग़ैर नहीं रह सकेंगे। तो आज हमने इन तीनों पहलुओं के साथ खूब आंख मचोली खेलनी है। तो पहले हम देखते हैं कि डॉक्टर शहनाज डॉक्टर कैसे बनी। मुझे छोटे होने से शौक़ था। मैं बहुत दुबली सी थी, तो मेरी नानी माँ कहती हैं कि मैं भाग के मेरे पास आई और कहती है, बीबी जी मैं बड़ी होके डॉक्टर बनूंगी। तो बीबी जी कहती हैं तू साढ़े वास्ते जिउंदी रहे तो खुश बड़ी गल है लेकिन मुझे शुरू से शौक़ था डॉक्टर बनने का। तो फिर मेरे बजन कहते थे फिर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो फिर मैं खूब मेहनत करती थी, बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। तो फिर मुझे किंग एडवर्ड में दाखिला मिल गया और इंशाल्लाह वहाँ से फिर बहुत अच्छा सब कुछ हुआ। किंग एडवर्ड पाकिस्तान का टॉप मोस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में से है। और उस वक्त ना जिस ज़माने में हमने किया था उस ज़माने में बहुत कम मेडिकल कॉलेजेस थे, ओनली 5 मेडिकल कॉलेजेस थे। अब तो थोक के हिसाब से मशरूम ग्रोथ हो गई है। अच्छी तो उस वक्त सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेजेस थे और 20 गर्ल्स होती थी हर मेडिकल कॉलेज में, एक्सेप्ट फातना जिन्ना जहाँ जो होता ही गर्ल्स का था। तो हमारी क्लास में 180 बॉयज़ थे और 20 गर्ल्स थी। तो उनके बड़े ज़बरदस्त टीचर्स थे, एक एक सेंटेंस में हमें सब बता देते थे। ना तो अच्छे टेस्ट होते थे, ना इतने बड़ी बड़ी सेंट्रीफ्यूज मशीनें होती थी, ना इतने बड़े बड़े सीटी स्कैन्स और MRIs और अल्ट्रासाउंड्स, कुछ भी नहीं होता था। लेकिन वो क्लिनिकली हमें ऐसा टच देते थे कि एक एक जुमले में हर बीमारी का बता देते थे। जैसे हाँ जी, जैसे कहते हैं रीनल कॉलिक है, अगर गुर्दे में दर्द है तो कहते हैं माही ये भी आपकी तरह तड़पता है। तो आई मीन ऐसा पेशेंट आपके पास आए तो आपको एकदम से क्लिक करता है कि वही। तो जब मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ तो मुझे स्पॉटिंग हुई, तो वो मुझे अपने टीचर का वो लफ्ज़ याद आ गया। वो कहते थे एनी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग इज मैलिग्नेंसी अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। मैंने अपनी बेटी को कहा गड़बड़ हो गई है
एक एक लफ्ज़ में गॉल ब्लैडर हो, फ्लैबी फीमेल ऑफ 40, उसको यहाँ पे दर्द है किसी को, औरत को, इफ शी इज फ्लैबी फीमेल 40 She has gallstones in गॉल her. स्टोन्स को सस्पेक्ट करो। अच्छा। एक एक लफ्ज़ में। कमाल। चेस्ट पेन है तो कहते थे जैसे हाथी ने पाँव रख दिया ऊपर, तो वो हार्ट कार्डिक अरेस्ट है। How expressive, how हर expressive. चीज़ का एक एक लफ्ज़ में डायग्नोसिस। कमाल है, कमाल। तो आपने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में 5-6 साल गुजारे? जी, 5 साल गुजारे वहाँ पर, फिर 1 साल लेडी विलिंगडन में हाउस जॉब किया। तो नॉट इन मेयो हॉस्पिटल। जी, वो भी बहुत बहुत प्यारा वो हॉस्पिटल भी है, और उसमें पढ़ाई के दौरान आपने मेयो हॉस्पिटल से। हाँ जी, और हमारे किया जो टीचर्स थे, हमारे प्रोफेसर जो हमारे प्रोफेसर सियाल थे गायनी के, वो फरा अदीबा क्वीन की फरा डिलीवरीज करने जाते थे, ईरान जाते थे। हाँ, तो मतलब इतने क्वालिफाइड टीचर्स होते थे और इतने रिस्पेक्टेबल ना कि दे रियली हैड अ गुड नेम। यस, डॉक्टर सियाल तो लाहौर के मशहूर तरीन जी बिल्कुल, एन.ए. सियाल। हाँ थे। और उसके बाद फिर आपने कहाँ क्वालिफिकेशन की? फिर मैंने पीओएफ हॉस्पिटल में किया जॉब। मेरे पास हाँ जी, मेरी फैमिली वहाँ में रहती थी, तो पीओएफ हॉस्पिटल में वहाँ से फिर मैं इंग्लैंड चली गई। वहीं पे शादी हुई मेरी, तो वहीं पे फिर शादी में मेरे हस्बैंड के सारे रिलेटिव्स इंग्लैंड में थे, तो मैंने ECFMG किया हुआ था, लेकिन मेरे हस्बैंड को इंग्लैंड जाने का शौक़ था। तो उसको बड़े मज़े की बात बताती हूँ कि जब मेरी मंगनी हुई तो मेरे हस्बैंड मीरपुर से बिलोंग करते थे, तो मेरा भाई मेरे पास आया, कहता है बाजी एक बात कंफर्म्ड है, आप लंदन ज़रूर जाएंगी। अच्छा। बड़ा शौक़ था इंग्लैंड जाने का, बड़ा ही शौक़ होता था। ज़ाहिर है हम ब्रिटिश कॉलोनीज़ के अंदर रहे हैं, तो हमें वो शौक़, और अभी भी जाके जो खुशी लंदन में जाके होती है, सब मसाले लिटिल पाकिस्तान तो वो जाके कहीं और अमेरिका या यूरोप में कहीं जाके नहीं होती। तो वो कहता है आप लंदन ज़रूर जाएगी। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता है? बड़ी एक्साइटेडली मैंने कहा। कहता है क्योंकि मैंने कोई एडल्ट मीरपुरी नहीं देखा जो लंदन ना गया हो। यानी कि लंदन जो है वो मीरपुरियों से भरा हुआ है। तो आप मीरपुर से हैं? मेरे हस्बैंड, आपके हस्बैंड, और आपके हस्बैंड मियां मोहम्मद बख्श की फैमिली से हैं? वो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे। जबरदस्त। एक ग्रेड ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा ही हो गया होगा, पता नहीं, इतने ज्यादा साल हो गए ना कि पता नहीं चलता कितने ग्रेड थे। मेरे पास है फैमिली ट्री, लेकिन वो ग्रेट मैंने गिनती नहीं पूरी की। अच्छा। खैर, मियां मोहम्मद बख्श का अभी हम उनकी कुछ याद कर रहे थे जी। मेरा एक फेवरेट है वो, किक्कर ते अंगूर चढ़ाया नीचियां दी अशनाई कोलों फैज किसे नहीं पाया, किक्कर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। ब्यूटीफुल पोएट्री। उनके हर शेर में ना कोई लेसन होता था, या एक गहरा सच है ना? बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो आपने अभी एक वो डव वाली बात की, वो जो शिकारी एक आता है, और उसकी वाली जो पोएम का स्टोरी थी। कुगी कहते हैं डव को ना। तो वो पीस के सॉन्ग्स कर रही थी, बड़ी हैप्पीली सिंग कर रही थी, और वो दरख्त के ऊपर आके बैठ जाती है। तो शिकारी सुबह से शिकार देख रहा होता है और उसको नज़र नहीं आता। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, अब बर्ड मिल लिया। तो वो अपना एरो और वो करता है, रेडी करता है अपने एरो में, वो कमान अपनी डालता है, तीर में अपनी कमान डालता है और बिल्कुल रेडी हो जाता है उसको करने के लिए। तो वो ऊपर देखती है तो ऊपर वो ईगल हॉक बैठा होता है। तो वो देख रहा होता है कि ये उड़े तो मैं इसको काबू करूं। और अब वो डव बेचारी कहती है कि अल्लाह मियाँ, मैं तो पीस के सॉन्ग्स गाती हूँ, लेकिन अब मुझे मौत नज़र आती है। अगर उड़ती हूँ तो वो हॉक मुझे पकड़ लेगा, और नहीं उड़ती बैठी रहती हूँ तो मुझे हंटर मार देगा। तो बहुत बेचारी बिसीच करती है अल्लाह मियाँ को कि अल्लाह मियाँ प्लीज़ किसी तरह मेरी जान बचा दे। तो अल्लाह मियाँ सुनते हैं, और इन चीज़ों से हमें सबक लेना चाहिए कि अल्लाह कैसे सुनता है। वो हुआ ये कि हॉक इंतज़ार करते करते ना तंग आ गया, कहता है ये तो उठ ही नहीं रही, चलो मैं इसको नीचे से दबोच लेता हूँ। तो उधर से वो बिल्कुल अपना एरो रेडी करता है, बिल्कुल तीर कमान से निकलने वाला होता है तो उसको सांप नीचे से काट लेता है। एक पॉइजनस स्नेक को अल्लाह मियाँ हुक्म देता है कि तुम जाके इसको काटो, वो काट लेता है। एन उसी टाइम पे फिर उसका तीर निकलता है तो वो हॉक को लग जाता है। अब हॉक भी मर गया और हंटर भी मर गया, और डव बेचारी फिर बैठी और उसने शुक्र अदा किया अल्लाह का, और पीस के सॉन्ग्स फिर गाती रही। ब्यूटीफुल।
یہ بہت ہی پاورفل میسج ہے اور اسٹوری بھی ہے, میسج بھی ہے. اللہ کے اوپر فیتھ آپ کا کہ اللہ میاں کرنا چاہے تو کیسے بالکل سینیریو ہی بدل دیتا ہے. بالکل, کہاں اس کو موت بالکل سامنے نظر آ رہی تھی, کہاں وہ بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ ہو گئی. میرے خیال یہ کینسر سروائیورز کے لیے بہت ہی اچھا واقعہ ہے نا. لگی تھی ان کا بھی یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے ہاک بیٹھا ہوا ہے, کیمو ٹریٹمنٹ نیچے سے کینسر تیر مارنے لگے, تو اللہ میاں دعا اور دعا دونوں سن کے تو ٹھیک کر دیتا ہے. کہاں سے کہانی کہاں پہ آگے جڑ گئی اور ہم دونوں پہ تو فٹ ہی آ گئی. مگر یہ آپ کا ویژن ہے نا, آپ نے سوچا. زبردست. تو شہناز, آپ نے پھر کنگ ایڈورڈ سے پڑھا, پھر آپ انگلینڈ گئیں. انگلینڈ میں آپ نے کہاں سے پڑھا؟ پھر میں نے کوئنس میری ہاسپٹل میں کام کیا, والتھمسٹو ہاسپٹل میں کام کیا, وہاں سے میں نے پوسٹ گریجویشن کی. پھر میں لیبیا چلی گئی. لیبیا سے میں نے وہاں پہ کام کیا منسٹری میں اور آئل ریفائنری میں. اور وہاں ارامکو ہے کہ اس پہ ہے راسکو, اس کے مقابلے کی راسکو ہے, تو اس کمپنی میں کام کیا. تو پھر خوب پیسے ویسے ہاں وہ مجھے سمجھ آ رہی ہے. تو پھر کیا یو ور گائنیکولوجسٹ دیر؟ ہاں, اور سالڈ دینار ہوتا تھا بڑا, اور اتنی عزت میں جب گئی تو بائی گاڈ جھوٹ نہیں بولتی, دیواریں پکڑ پکڑ کے عورتیں روئیں. مجھے بڑی اچھی عربی آتی ہے ان کے ساتھ بول بول کے. تو کہتی ہیں کہ تو جا رہی ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, کوئی اور آ جائے گی میری جگہ. کہتی ہیں ماشتی جیزی کنتی, تیرے جیسی نہیں آئے گی. تو مجھے اتنا ہوتا تھا, جو شاعرہ بھی ہو, ہنساتی بھی ہو, لطیفے بھی سناتی ہو, اور اچھی ڈاکٹر بھی ہو, یہ سارا کمبینیشن بڑا مشکل ہے. اس کے بعد پھر آپ امریکہ میں بھی آپ نے جاب. جی, پھر ہم آسٹریا ویانا چلے گئے. وہاں سے بھی میں نے پوسٹ گریجویٹ فیلوشپ کی. پھر میرا بھائی ریڈیولوجسٹ ہے ادھر, تو اس نے مجھے اٹیچمنٹ لی دی تھی امریکہ میں. پھر میں نے وہاں سے بھی پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما لیا. پھر میں نے پاکستان میں آ کے اپنے آپ کو سرو کیا, اپنے لوگوں کو خوب کیا, خوب بہت بڑی محنت کیا ساری عمر, بہت محنت. کہاں کہاں رہی, کون سے ہاسپٹلس میں؟ میں کنٹونمنٹ میں بھی رہی, پولی کلینک میں بھی رہی, اور میں نے اپنا پرائیویٹ بھی کیا اسلام آباد میں. جی, اسلام آباد. ہم نے اپنا میاں ہاسپٹل بنایا تھا, F10 میں ہمارا گھر تھا تو اس کو ہاسپٹل بنایا تھا. اچھا. تو پھر وہ چلا نہیں تھا, CDA نے ہمیں بہت تنگ کیا تھا, بہت زیادہ تنگ کیا تھا. تو پھر ہم نے وہ بند کر کے تو پھر اپنا صدر میں پیرزادہ ایک کلینک اور شہناز الٹرا ساؤنڈ کے نام سے تھا. اچھا, صدر مین صدر کے ہب میں شہناز الٹرا ساؤنڈ. تو اب بھی ہے؟ نہیں, اب کہاں. اچھا, اب تو یادیں رہ گئی. اچھا, چلیں آپ نے ہر دور میں اپنے وقت کے حساب سے جتنا آپ کر سکتی تھیں آپ نے کیا. اچھا, میں چھوٹا سا میسیج جو دینا چاہتی ہوں وہ یہ کہ میں نے نا ہمیشہ اپنے کام کو انجوائے کیا. جو بھی کام کیا, جہاں بھی کام کیا نا, میں نے اس کو انجوائے کیا. ہر روز میں کرتی تو کہتی آج نیو ڈے سٹارٹ ہوا ہے, اور آج نئے پیشنٹس آئیں گے, نئے لوگوں سے ملاقات ہوگی, نیا سینیریو ہوگا, نیا سب کچھ ہوگا. تو ایسے عزم کرتی تھی کہ آج نیا دن ہوگا, ایک اور خوبصورت دن کا آغاز, اور خوبصورتی سے اس کو گزارنا ہے. تو ہر جگہ جہاں بھی میں نے جاب کیا نا, میں نے انجوائے کیا. بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں, اگر ڈاکٹر ہی مزریبل سا آ جائے تو حالات کا مارا ہوا. کوئی بھی جاب بندہ کر رہا ہے نا, اگر وہ اس کو انجوائے نہیں کرتا نا تو وہ اس میں کبھی دل نہیں لگائے گا, کبھی محنت نہیں ہوگی. اور وہ بڑے بڑے وہ جو چیزیں بنی ہوئی ایسی نہیں, حرکت میں برکت, بہت مطلب کرو گی حرکت کرو گی تو برکت بھی ہوگی نا. ویسے ہی سیروٹونن اور چلنے لگ جاتا ہے, اور ڈوپامین بھی, جب آپ ہلتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, موومنٹ ہوتی ہے, اور اپنے شوق کا کام کرنے, اور پھر ٹرائنگ ٹو امپروو اینڈ گیو یور بیسٹ ایٹ ایوری اسٹیج اینڈ ایوری فیز آف یور لائف. پھر میرے ساتھ نا میں ریشنلائز کرتی ہوں ہر چیز کو. اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو کیا ہوتا, اس سے نا میری لائف میں بڑی چینجز آئیں. میں ایمپتھی کے تھرو لوگوں سے پھر ڈیل کرتی تھی. میں ایک دفعہ پرائیویٹ پریکٹس, مجھے بالکل وہ نہیں تھی عادت اس کی نا, تو مجھے نا بلکہ ہوتا تھا کہ میں کیسے کروں گی نا, لیکن میں نے کی. اور پیشنٹ ایک آئی
ट्यूबरक्लोसिस था उसको, उस ज़माने में ट्यूबरक्लोसिस बड़ी ज़्यादा कॉमन थी और बहुत लोगों को होती थी। कौन और से ईयर्स थे ये, कब की मैं बात ये मैं 84 में पाकिस्तान वापस आई थी, तो अच्छा। मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ, 1980 80s। लेट 80s की, ठीक। लेट 80s की। तो पेशेंट ठीक हो गई, और तो वो चेकअप के लिए, फॉलोअप के लिए मैं बुलाती थी उसको कि जस्ट टू चेक आउट के कैसा, हाउ इज शी डूइंग। तो वो कहती है डॉक्टर साहब कितनी फी, पैसे कितने? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर है। तो कहती है सोच लें। मैंने कहा क्या सोच लूँ? कहती मैं उस वक्त से देख रही हूँ, मैं तीसरा पेशेंट हूँ बगैर पैसों के। ओए स्वीट। मैंने कहा कोई बात नहीं, जाओ। देखिए अल्लाह ताला फिर बरकत डालता है। हाँ। You know, फिर उसकी दुआएं आपको जो मिली होंगी, उन दुआओं ने आपका डबल ट्रिपल काम किया होगा। She didn't, पैसा हैज़ नेवर बीन माई प्रायोरिटी, मगर फिर खुद मेरी जेब में आता रहा। और जेब अल्लाह मैंने इज़्ज़त ऐसी दी कि पर्स में 10 रुपए भी ना होना तो लोग कहते इसके पास बड़ा पैसा है, ये बड़ी अमीर है। और ऑनेस्टली लिबिया में थे, इतना पैसा देखा है कि मैं बता नहीं सकती। हमें 90% हम रिबेट कर सकते थे, और 10% जो अमाउंट था हमारी तनख्वाह का, अच्छी खासी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों डॉक्टर्स थे, वो आई स्पेशलिस्ट थे, तो मैं गायनकोलॉजिस्ट, तो अच्छे खासे हम दोनों को पैसे मिलते थे फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट पे, और ये ऑयल फैक्ट्री में, ऑयल रिफाइनरी में काम करना, तो अच्छे खासे पैसे। तो जो 10% हमें वहाँ खर्च करने होते थे ना, वो हमें समझ नहीं आती थी कहाँ खर्च करें। Imagine. जी, खाना, फार्म हाउसेस थे लोगों के, वो खीरे, टमाटर, सब्ज़ी, हर चीज़, और बड़ी बड़ी बोरियां माल्टों की, सब वो घर के आगे रख जाते थे कि ये डॉक्टर और डॉक्टरा का हिस्सा है, तो वो भी नहीं लेने पड़ते थे। तो आई डेंट नो कि क्या, फिर अंगूठियाँ और सोना ले लूँ के, तो वो, तो जैसे आपने कहा कि ये अंगूठी बड़ी प्यारी, अच्छा आप ले लो, तो पैसे खा नहीं सकती थी। तो मुझे फिर कोई हसरत नहीं है पैसे की। मैंने नोटिस किया कि पैसा सिर्फ चलता काम नहीं, देयर आर पीपल जो इस रट में एक दफ़ा पड़ जाते हैं, फिर मोर के चक्कर में पड़ जाते हैं। शुक्र है कि आप उस दौड़ में नहीं पड़ी। वो जब मज़ा आ गया ना, तो फिर अब उससे भी डबल, उससे भी ट्रिपल शुरू हो जाते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। तो शुक्र है कि आप इतने से रज गई, जिसे कहते हैं ना, रज गई। You had enough। ये भी ग्रेटिट्यूड है। हाँ बड़ी जी, बात है। अच्छा एक छोटी सी और बात बता रही हूँ कि एक हमारे वहाँ वेस्टेज में हम रहते थे, तो वहाँ पे स्टोर था, एक जनरल स्टोर, वो हर चीज़, आटा, दालें, हर सब्ज़ी, चावल, सब्ज़ी के मतलब जनरल स्टोर, चावल वगैरह हर चीज़, मतलब सौदा। तो मैंने देखा कि वो उसके, अच्छा एक सेकंड, अभी हम चावल वाली दुकान पे पहुंचे हैं ना, तो इधर हम एक ब्रेक लेंगे। आप लोग जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मज़ाहिया शायरी भी बस आई के आई। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू नाउ इन अ व्हाइल। Today we have Iza Shaheen Malik। जब मेरे प्रॉफिट्स शायद कम होते थे तो अम्मी से लेके मैं उनकी सैलरी पूरी करके पे करती थी। पूरा सेशन इससे बहुत कुछ सीखेंगे। आपकी नस्ल के लोग, मेरी नस्ल के लोग बहुत सीखेंगे। मेरी अम्मी तो एक बात कहती हैं कि ये जो ज़मीनों के मसले और जायदादों के मसले और ये जो सारे मसले हैं ना, जायदाद हो ही ना तो बेहतर है। कि आप इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ कर लेंगी। There was this senior of mine who actually hired me for her bridal portraits. Her name is Hiba. I remember you still. So yeah, that was my first bridal shoot, technically like proper one. अच्छा, and this was in Lahore? This was in Lahore. वेलकम बैक। आई होप आपने अब सब्सक्राइब और लाइक भी कर लिया है, और अब हम बात शुरू करते हैं दोबारा। तो ये आप उस वक्त वहाँ एक कुवैत में हम थे तो उसको बकाला कहते थे,
अगर एक छोटी शॉप होती थी उसमें ग्रोसरी वगैरह मिलती जी थी, बिल्कुल। तो उधर भी उसको बकाला कहते थे या कुछ और कहते थे? नहीं, ये मैं दुकान पाकिस्तान को। की बात कर रही हूँ। अच्छा, पाकिस्तान की बात हाँ। कर रही हूँ। यहाँ पे बेकर्स मैन अच्छा। के नाम से थी शॉप, हाँ। तो उसमें सब चीज मिल जाती थी, सौदा। तो उस लड़का जो था उधर ओनर, सेल्समैन। जी, अच्छा, ओनर। उसके फादर की डेथ हो चुकी थी, उसकी अम्मी और बहनें साथ रहती थी, बीवी भाई बच्चे सब। तो वो सब सुबह आते मेरे पास आके ना, सस्ता ज़माना था, मैं फीस भी ज़्यादा नहीं रखी हुई थी, मैंने कहा गरीबों की हेल्प हो, तो 1000 रुपया का नोट दे के जाता था। उस जमाने 1000 भी बहुत था। बहुत तो बड़ी 5-6 बात लोगों को चेक करवा के दवाई वगैरह लेके, अम्मी बीवी बच्चे सब बहन सब चेक करवा के मुझे 1000 रुपये का नोट देते। मुझे अभी तक याद है, मैं शाम को क्लिनिक बंद जब करती तो वो जाके 1000 रुपया दे के तो सारी सब्जी ले आती। उससे मुझे जो अच्छा। फील हुआ कि सर्कुलेशन ऑफ मनी कैसे होती है, उसकी भी नीड पूरी हो गई, मेरी भी नीड्स पूरी हो गई और मनी चलती रही। तो मनी का काम सिर्फ ये है सही। मेरे दिमाग में हाँ। कि सिर्फ बिल्कुल। सर्कुलेट उसने करना है, एक की नीड पूरी हो दूसरे की नीड पूरी हो, बस और जहाँ रुक गया वहाँ मसले आएंगे। वहाँ मसले हाँ, होंगे। ये जो जखीरा अंदोजी होती है और इस किस्म बिल्कुल की चीज, तो बिल्कुल फिर वो एक सेप्टिक बन जाता है ना, इन मेडिकल टर्म्स। तो मज़ाहिया शायरी कब शुरू हुई? आ, मेरे ख्याल शुरू से आप हंसमुख और चंचल और शरारती सी थी हमेशा। मेरी सबसे पहली पोएम मैं स्कूल में लिखी थी, उर्दू में लिखी, तो किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं की। वो ज़माना ऐसा था, लोग बस पढ़ाई या कुछ ऐसी, कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता था। इंग्लिश में 1-2 लिखी तो वो टीचर्स ने बड़ी अप्रिशिएट की, ओ इट्स सो वंडरफुल ये वो। तो उसके फिर इंग्लिश में लिखनी शुरू कर दी। फिर क्या हुआ कि एक मेरी एंजियोप्लास्टी हुई। ये कब हुई? जी, ये तो 2000, अच्छा। 17 जनवरी 2000 में। ओके। तो जब रात को सोई तो नींद नहीं आ रही थी, उल्टे फुल्टे शेर दिमाग में आ रहे थे। अच्छा। तो मैंने जॉट डाउन किए, तो सुनाए अपने मियाँ को, तो वो कहते हैं ये तो बड़ा मजे का, ये तो और भी देख। तो फिर कुछ और याद है मैंने वो? हाँ, फिर मैंने उसको जरा, पहले शार। हाँ, तो वो बड़ी मजे की नज़म बनी। वो अब लोग पढ़ पढ़ के लोग सुना रहे होते हैं वो नज़म अच्छा। फंक्शंस। एंजियोप्लास्टी के ऊपर जी। लिखी। और फिर उसके बाद आपने हार्ट प्रॉब्लम के ऊपर भी लिखी, जब आपको हार्ट प्रॉब्लम हुआ। जब वो यही थी ना, यही वाली थी? यही वाली तो थी। उसका सुनाएंगी जरा। सारी पूरी सुना दूं? पूरी सुना। ये दिल गाड़ियों का दीवाना है, पैदल चलना तो किस्सा पुराना है, वक्त की बचत तो सिर्फ एक बहाना है, दरअसल ये दिल बड़ा मस्ताना है। एक रोज जो मैं पैदल चली, फड़कने लगी ये दिल की कली, बाएं बाजू में दर्द आने लगी, मैं दिल ही दिल में घबराने लगी। मैंने जो डॉक्टर से मशवरा किया उसने मेरा ECG लिया, ETT के लिए जल्द अपॉइंटमेंट दिया, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से मना किया। क्या ये दिल का हाल उनकी बेवफाई है? नहीं, ये तो दिल की कमज़ोर ब्लड सप्लाई है। लेकिन ये कैसी शनासाई है, ये सब खून में चिकनाई है। तो फिर क्या प्लान होगा? अब तो थैलियम स्कैन होगा। क्या दिल का इलाज उनके आने से होगा? नहीं, अब सिर्फ ऑपरेशन कराने से होगा। ऑपरेशन का सुन के मैं हैरान हो गई। एंजियोग्राफी से सब चीज़ अयां हो गई, एंजियोप्लास्टी से दिल की नाली रवां हो गई, शुक्र है मैं फिर से जवां हो गई। सबने कहा वो जबरदस्त। पैसों का भी लिखो। हाँ। 2 लाख की तार दिल में छुपाई है, AFIC में पड़ी उसकी दुहाई है, जेब और दिल दोनों की सफाई है, करम है उस रब का जिसने मेरी उम्र बढ़ाई है। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये मतलब फिर अब ये आपका मज़ाहिया शायरी भी साथ वो साथ तो फिर अप्रिशिएट लोगों ने किया तो वो चल ही पड़ा। फिर तो बिल्कुल। आमद ही आमद होती। अब देखें ना, उर्दू की टीचर आपकी उस वक्त अगर आपकी वो करती तो आप तब से शुरू हुई होती थी। अच्छा, फिर इसके बाद आपने फिर कुछ अरसे बाद आपने घुटने का भी ऑपरेशन कराया? फिर सॉरी मैं आपको काटती हूँ, हो सकता है वो फिर मैं डॉक्टर ना बनती, मैं जर्नलिस्ट बन जाती। ये भी तो है। अल्लाह ने मुझसे डॉक्टरी का भी काम लेना था, सही। इसलिए उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया। मैं हर चीज़ को पॉजिटिवली देखती हूँ। राइट, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, तो कितने साल प्रैक्टिस किया आपने? 50 years. 50। Yes. माय गॉड, ये तो सिल्वर जुबली हो और गई ना। ऐसी प्रैक्टिस की है कि फुल टर्म भी अपना डिलीवरी कर रही होती थी और मतलब अच्छा। मेहनत, बहुत मेहनत से दिन रात
कमाल है, जबरदस्त. दिन इसलिए रात. आपकी डॉक्टर नुसरत से दोस्ती है ना? वो भी गायनेकोलॉजिस्ट जी दोस्त है वो. अच्छा अच्छा. वो वियना में भी हम इकट्ठे थे, ओह, वियना में भी lovely. थे हम इकट्ठे. अच्छा, आपको क्या मेजर फर्क लगा बाहर के हॉस्पिटल्स में और पाकिस्तान के इन डीलिंग विद पेशेंट्स या जनरली? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. दो हमारे लोग कॉम्पिटेंट बहुत हैं, लेकिन हमारे और सर्जरी बड़ी अच्छी हो जाती है, लेकिन पोस्ट सर्जिकल केयर ठीक नहीं है, नर्सिंग केयर ठीक नहीं है. दूसरा, वहाँ पे लोग आपको ना प्यार से डील करते हैं. यहाँ पे हम बड़े अखड़ और रूड हो जाते हैं पेशेंट से कई दफ़ा ना. और आई डोंट नो, बहुत मुझे देयर इज अ डिफरेंस. जी हाँ. जैसे मैंने अपना वही एटीट्यूड रखा था, लेकिन हर डॉक्टर उस तरह नहीं एथिक्स पे नहीं जा सकता. ओवरवर्कड होते हैं, कोई ट्रेन नहीं होते प्रॉपरली या वॉट एवर ना. तो मैं कभी आपने हिसाब लगाया कि एक दिन में, लेट वन वर्किंग डे में, बाहर का डॉक्टर कितने पेशेंट्स देखता है और पाकिस्तान का डॉक्टर कितने पेशेंट्स देखता है? कभी ऐसा एनालिसिस रिसर्च हुई है? खैर हर हॉस्पिटल में डिफरेंट होगा. ये बड़ा वर्सेटाइल सा क्वेश्चन है. इस पे एक दफ़ा वो करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर्स एबिलिटी, कॉम्पिटेंसी और उसकी स्पेशलिटी पे. अब जैसे स्किन के पेशेंट्स इतने तो नहीं आएंगे ना, तो मगर वही अगर सर्जिकल वो है तो बहुत ज़्यादा आएंगे. और किस चीज़ की सर्जरी करता है. दूसरा, वहाँ पे ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा टफ होती है बाहर. हाँ जी. और पेशेंट्स के साथ ना आप बहुत पोलाइटली डील करते हो. इवन हमारा एटीट्यूड भी यहाँ पे, मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ. अब गलत बातें हर जगह होती हैं. अब अगर यंग लड़की प्रेग्नेंट हो जाती, वहाँ आती है हमारे पास, तो हम कहते हैं कि एंड यू टू यंग फॉर इट डियर. ठीक है, आप तो बहुत जल्दी होगी. गलत किया तुमने, टू यंग फॉर इट, यू शुडंट हैव डन इट. यहाँ पे हाँ, और बुरे काम करो, तुम्हारा क्या स्यापा पड़ा हुआ था, क्या किया तुमने, ये क्या स्यापा कर दिया. मतलब एक ही बात कहने के अंदाज कितने फर्क है. बहुत फर्क है ना. हमारा एटीट्यूड ही टोटली चेंज हो जाता है जब हम अपने लोगों से बात करते हैं. तो कहते हैं कि तुमने क्या किया, यूँ करके. अब हो गया बेचारे का, तो अब वो क्या करे. अब गाइड हर, हेल्प हर, व्हाटएवर वे यू कैन. So here's a message for all doctors: be kinder to your patients, more loving, more caring, empathy, yeah, and have more empathy. That is very और important. नर्सिंग केयर बहुत. हमारी अपनी नर्सेज, मैंने देखा था लिबिया में जाके ना, डायरिया हो गया था पेशेंट को, बच्चे को. अब बच्चे को डायरिया, वो तो बार बार डायरिया करेगा ना. सही. उसको कहते हैं उठाओ इसको, साफ करो, गंदा, छी छी छी. सही. I mean this is not the way. Yes. हमारे ऊपर, मुंह के ऊपर बच्चों ने पेशाब किया हुआ है. पैदा होते ही पेशाब मुंह पे सीधा, लेकिन हमने उनको, बच्चे को मारना तो नहीं शुरू किया हुआ ना. You have to be kind and understanding. You have to understand accidental क्या है. प्रॉब्लम है क्या नहीं. अब वो बेचारी माँ कितना साफ करे, बेचारी वॉमिट कर रहा है, वो डायरिया कर रहा है, लूज मोशन है, उसको स्मेल आ रही है उससे. जाहिर है वो क्या करे. अब वो पाउडर लगाए बैठ के या वो उसका साफ करके खड़ी हो मिनट में. सही. तो फिर हाँ, इन चीज़ों में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा एम्पैथी चाहिए, ज़्यादा केयर चाहिए. और स्पेशली नर्सेस को बहुत ज़्यादा. शिफा में मैंने देखा नर्सेज आर वेरी गुड, बहुत ज़्यादा. उधर प्रॉपर ट्रेनिंग होती है. Excellent. और अमेरिकन स्टाइल पे वो जाते हैं, क्योंकि सारे मेरे क्लास फेलोज हैं उधर के हेड्स भी. जी. तो वो उधर से अमेरिका की वो उन्होंने कुछ रूटीन्स, प्रिंसिपल्स बना के रखे हैं. जो शौकत खाना में आप जाएं, वहाँ भी बिल्कुल उसी तरह. एक्सेलेंट. एग्जैक्टली. वहाँ पे बल्कि हम, मेरे हस्बैंड को कैंसर हो गया था, तो हम लेके गए. तो वहाँ पे मैंने किसी डॉक्टर के थ्रू डॉक्टर को कहलवाया. मैंने कहा कि ये बड़े हमारे लाडले पेशेंट हैं जी, ये वो. तो वो डॉक्टर मुझे कहता है कि यू नीड टू, कहते हैं आप ऐसे भी आते हैं तो हम ऐसे ही आपको ट्रीट करते. फिर मैं लाइन में पैसे देने के लिए खड़ी थी, तो मेरे से आगे ज़कात वाला था कोई, लेकिन बिल्कुल नहीं पता चलता कौन ज़कात वाला है कौन नहीं. सब एक ही लाइन में खड़े होते हैं. आई मीन ये बहुत ज़रूरी है. ये चीज़ें ज़रूरी है ना. जहाँ इक्वालिटी या इंसाफ नहीं होगा, जहाँ मार्क्ड आप डिफरेंस सोसाइटी में करोगे, वहाँ बड़े प्रॉब्लम्स राइज होंगे. So we have to go improve ourselves. Yes. और हम लोगों ने, ठीक है अमेरिकन
اور جہاں کے بڑی میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ نرسنگ کا پروفیشن مسلمز نے شروع کیا تھا حضرت عمر کے زمانے میں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نرسنگ کرتی تھی لیڈیز, میدان جنگ میں بھی ہوتی تھی, اور وہ چھوٹے چھوٹے کیمپس ہوتے تھے, میڈیکل کیمپس ہوتے تھے جہاں ویمن بھی کرتی تھی اور مین نرسز بھی ہوتے تھے, میل نرسز بھی ہوتے تھے. یہ حضرت عمر کے زمانے میں تھا, اور اس زمانے میں ان لوگوں کی وجہ سے باقی دنیا میں نرسنگ کا پروفیشن اتنا کامن ہوا. اور وہ نیچرلی ان کی یو کین امیجن کہ وہ لوگ جو صحابہ کرام رہ چکے تھے یا اس زمانے کے جو مسلمان تھے, انہوں نے کس خوبصورتی سے, کتنی شفقت اور محبت کے ساتھ یہ پیشہ اپنایا تھا. تو اب ضروری ہے کہ ہم اپنی وہ پرانی چیز لائیں جو ابھی امریکن اور فورن نرسز اور ڈاکٹرز میں ہے, اور وہ چیز ہم لوگوں میں آنی ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ کسی مشکل میں مبتلا ہے تو اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو, پیار سے اور محبت کے ساتھ پیش آئیں. اگر وہ اس کے بس میں نہیں ہے ایک چیز تو اس کے ساتھ پیار سے کر سکتے ہیں, خیال رکھ سکتے ہیں. تو اس چیز پہ ہم تھوڑی سی بریک لیں گے اور اب ہم اس کے بعد آگے چلیں گے. ویلکم بیک. تو بات ہو رہی تھی کہ بھائی آپ نے اپنے مریضوں کے ساتھ بہت خیال رکھنا ہے, نرسز جو ہیں بہت پیار سے, محبت سے, شفقت سے پیش آئیں, اور اگر ایک مریض کے کوئی ایسی پرابلمز ہیں جو آپ کو اچھی نہیں لگ رہی تو پھر تو اور زیادہ ضروری ہے کہ آپ اور زیادہ خیال رکھیں, اور خاص طور پہ چہرے پہ وہ کراہت اور وہ چیز کی فیلنگ نہیں آنی چاہیے, نظر آنی چاہیے. بڑی خوبصورت بات شہناز کہہ رہی تھی کہ یہ یاد رکھیں کہ یہ تو اللہ کا کرم ہے جو آپ ڈاکٹر ہیں اور وہ مریض ہے اور وہ اس مشکل سے گزر رہا ہے. تو آپ کیا کہہ رہی تھی کہ کل آپ مریض ہو سکتے ہو, ہاں, اور یہ تو کسی اور کے آگے آپ ایسے ہو رہے ہوگے, ایمبیرس ہو رہے ہوگے. آپ کی یہی مشکل تو آپ کی بھی ہو سکتی ہے. تو پھر آپ ایسے سوچیں جو بھی چیز مریض کو ہو سکتی ہے تو ہمیشہ اپنے کو اس جگہ پہ, ان کی جگہ پہ ڈال کے دیکھیں. یہی چیز ڈاکٹر شہناز نے کہا کہ مجھے ہمیشہ پیشنٹ کا ہوتا تھا کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو مجھے کیسا لگتا. تو تب اسی لیے تبھی آپ کی میڈیسن میں یا آپ کی پریکٹس میں وہ نکھار آیا ہوگا فرینکلی, جس سے مطلب پروفیشنلی تبھی تو آپ کو مزہ بھی آیا کام کرنے میں, کیونکہ آپ نے پیار سے, خلوص کے ساتھ وہ کام کیا, اور اس کا پھر نتیجہ بھی اچھا ہی ہوتا ہے. اور شرین کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پیشنٹس کو واقعی میں دوائی کی نہیں ضرورت ہوتی, ان کو صرف کنسولیشن کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو صرف تھوڑا سا مورل سپورٹ اور کنسولیشن کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. اب جیسے سائیکائٹرسٹ ہیں, اب وہ پے کر کے سائیکائٹرسٹ کے پاس صرف یہ کہ بھائی کوئی میری دکھ بھری کہانی کوئی سننے والا ہو جائے, کوئی میری بات سن لے, اور صرف سنانے سے ہی وہ بیچارہ اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. شاید ڈاکٹر نے کچھ اتنا کیا نہ ہو, یا کاؤنسلر ہیں, یا مینٹورنگ سیشن ہے. یہ ایک سمپتھیٹک ایئر از این ایمپتھیٹک ایئر, اٹ کین ڈو ونڈرز, ہے نا. تو بیسیکلی آپ کا یہ سب, اب ہم 1987 تک پہنچ رہے ہیں, 2000 تک پہنچ گئے ہیں. آپ کا نی آپریشن کب ہوا تھا؟ 2016 میں. اچھا, تو آگے پیچھے. مجھے 15 میں کہا گیا تھا کہ میں نے کرنا ہے, میں نے کوئی نہیں کرایا. مجھے بڑا پرانا تھا. اچھا. اور مجھے تو بہت آبویس لمپ تھا, میں تو اچھا بہت زیادہ لمپ کرتی تھی. ہاں, مجھے یاد ہے ہم لوگ نا شہناز, ڈاکٹر شہناز اور میں مظفر آباد ہم لوگ سیر سپاٹے کے لیے گئے ہوئے تھے. پورا گروپ تھا, نگار, نظر اور ہم سب لوگ تھے. تو ہم سیڑھی سے نیچے آ رہے تھے اور میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا گھٹنا کا آپ نے آپریشن کرایا تو کیسا لگا. تو باقی جو سیڑھیاں تھیں نا یہ پھدکتی گئی بڑے مزے سے. کہتی ہے یہ دیکھو ایسے ہوا ہے, اور وہ خوب مزے سے اچھلتی میں تو سیدھا زمین پہ بیٹھ کے دے دیتی تھی. اچھا وہ ہاں, تو وہ میرا ڈاکٹر کہتا ہے ویری فیو پیپل کین ڈو دیٹ آفٹر نی سرجری. ریئلی؟ ہاں, کہتے ہیں پورا 100% نہیں وہ بینڈ ہوتا, تھوڑا سا رہ جاتا ہے اینگل نا, تو وہ سیدھا نہیں دے سکتے بیٹھ کے.
ज़मीन पे बैठ के, तो मैं देती थी। ये तो अब ऑस्टमी बैग की वजह से मैं नहीं दे सकती ना। आई सी। अच्छा मुझे ये बताएं, अच्छा अभी हमारी एक और बड़ी मज़े की बात चली कि मैंने कहा ये देखिए अब हम दोनों चाय पीने लगे, थोड़े से स्नैक्स आ गए ब्रेक में, तो ये कहने लगी तुम तो कहवा पी रही हो, तो वो कह रही है चाय। मैंने कहा मैंने तो दूध छोड़ दिया है चाय में पीना। तो कहती हैं कि जो होना है वो तो होएगा। वो कहते हैं it's written in the book। शहनाज आज मैं आपको अपना जोक सुनाती हूँ। जी, एक सुनाएं। दिन मैं इसी तरह खाने के वक्त पे उसे सब स्टाफ को लगी हुई कि भाई मुझे बाजरे की रोटी ला के दो, सलाद ला के दो, ये ला के दो, वो ला के दो। तो अम्मी मुझे देखती रही, थोड़ी देर में कहती है शिरीन यू आर स्टिल गोइंग टू डाई। So true। कर लो जो भी करना है। तो ये वही बेसिकली बात तो आपने कही हमारा है, फेथ है, है everything is हाँ mortal। नहीं बट वी आर वांटिंग टू लुक कि जो हमारी जिंदगी हम अस्पतालों के चक्कर ना गुजारने हाँ में एग्जैक्टली, गुजारें ये भी बात है। ना। हम चाहते हैं कि हम एक अच्छी लाइफ गुजारें, क्वालिटी ऑफ लाइफ तो अच्छी हो, क्वांटिटी तो अल्लाह मियाँ के पास है, एग्जैक्टली। वो तो कोई चेंज हाँ, नहीं कर सकता, हाँ। लेकिन जो क्वांटिटी दी है अल्लाह सही। मियाँ ने हमारे नसीब में लिखी है, उसकी क्वालिटी तो अच्छी हो, हम इम्प्रूव कर सकते हैं ना। बिल्कुल। वो तो हमारे फिर, पास हाँ दैट्स वेयर केयर थोड़ी बहुत हाँ। इंसान करे, नहीं ताकि जहाँ जहाँ पे आराम से आप ख्याल रख सकते हैं अपना तो ज़रूर करें। अच्छा लेकिन ये बताएं कि आप स्टेज 4 तक आपको जब पता चला तो डिड यू फील कि मैं डॉक्टर होते हुए मुझे कैसे नहीं पता चला? नहीं हम Never। पढ़ते हैं कि कैंसर का पता ही नहीं चलता। हाँ। असल में इसमें दर्द नहीं होता। जिस जी। चीज में दर्द होता है ना, आप फौरन दौड़ते हो, कान में दर्द हो, नाक में दर्द हो, दांत में दर्द होता है, चीखें मारते हो, फटाफट डॉक्टर के, डेंटिस्ट के पास सही। भागते हो। लेकिन दर्द नहीं होता तो हम एक तो कोई फील ही नहीं होता सही। कुछ, और दूसरा अगर थोड़ी बहुत बर्दाश्त वाली दर्द हो तो हम कहते हैं इग्नोर कर हाँ। देते हैं, हम कहते हैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोते रहें, कंप्लेन करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपको पता ही, अच्छा कौन सा वाला कैंसर था आपका? ओवरीज का। मैं कहती हूँ जो Ovaries। जनानी हो तो जनाना कैंसर होना है ना। ओवरीज का वो एक्सपायर हो गया सर। अच्छा वो एक्सपायर हो गया, तो फिर इट स्प्रेड इन हाँ योर जी, बॉडी। 4 स्टेज होता ही ये है कि जब दूर दूर तक फैल चुका होता है तब उसको स्टेज 4 कहते हैं। स्टेज 1 होता है जब वो उसी चीज़ पे कन्फाइंड हो, उसी ऑर्गन पे जहाँ का है। अच्छा स्टेज 2 में वो ज़रा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है, इनऑपरेबल है। स्टेज 3 में वो आसपास फैल रहा है, अच्छा आसपास के नेबर्स को भी तंग कर रहा है। और स्टेज 4 होता है कि दूर दूर जाके अपना डेरा नेबर से भी आगे चला जी गया, पूरे हाँ, मोहल्ले में पहुंचा रहा है। हाँ। तो वही था, मैंने अल्लाह मियाँ को असल में मुझे हुआ क्यों, मैं ये भी बताऊं। कोविड फैला हुआ था और इतनी बुरी तरह से सारी दुनिया में लोग मर रहे थे, और मैंने कहा अल्लाह मियाँ एक दफ़ा मरना है ज़िंदगी में, तो कम से कम मरने का मज़ा तो आए ना। कि ये क्या हुआ कि ना कोई हाथ लगाए, ना कोई गले लग के रोए, ना शक्ल देखे, ना जनाजा उठते वक्त लोग चीखे मारे रोए, ना कोई उठाए, ना कोई जनाजा उठाए। हाँ, वो दूर दूर से बस कर दो और जूम पे दुआ कर लो जी, हो गया जनाजा हो गया। ये क्या, मैंने कहा मज़ा आया मरने का। तो अल्लाह ने कहा चलो कुछ और सोचते हैं फिर तुम्हारे लिए। तो मैंने जब ब्लॉग पोस्ट लिखा वो यही लिखा कि अवॉइडिंग द सी वर्ड ऑफ कोविड एंडेड अप विद द सी वर्ड ऑफ कैंसर। तो ये आपको पहले हुआ था, मुझे याद है मुझसे पहले हुआ था। कब हुआ था? अप्रैल 26 को मैंने ईयर कौन सा था? खुद डायग्नोज किया। हाँ। और फिर हम अप्रैल 20 ईयर कौन सा था? 2021। रियली? जी। तो मेरा भी 21 में हुआ, आपका देर से, और मेरा मई में हुआ था, आपका थोड़ी सी देर के बाद हुआ था। तो वो फिर उसी वक्त ही वो हो गया। मेरी बेटी तो इतनी अपसेट हो गई थी ना, वो उसने ट्रीटमेंट भी शुरू करा दिया था जल्दी सबसे जल्दी अपॉइंटमेंट, वो महीने की डेट दे, वो कही माय मॉम कह के रो पीट के ना जल्दी करवा दे। अच्छा मैं आपको बताऊं कि ये डॉक्टर शहनाज उस वक्त इत्तेफाक से हुआ ये था, इसकी कहानी एक और भी है बड़ी मज़े की, कि आपकी बुक लॉन्च थी जो हमारी गैदरिंग हुई थी इस्लामाबाद क्लब में, और वो जनाब फंक्शन हुआ था और वो कोविड का ही ज़माना था। अब जब ये फंक्शन हुआ उसकी तस्वीरें इन्होंने बड़े फ़ख्र से अपनी बेटी को दिखाई,
اب بیٹی نے کہا یہ کوئی طریقہ ہے کووڈ کے زمانے میں آپ کس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں, سارے لوگ ساتھ کسی ساتھ نے ماسک نہیں لگایا ہوا, کسی نے ماسک لگایا کسی نے نہیں لگایا, اور یہ کوئی طریقہ ہے کیونکہ ہم کھا پی رہے تھے بھائی, اس وقت ہم نے اتارا ہوا تھا. تو ان کی بیٹی نے کہا اب بھی اسی وقت آپ آئیں اور آپ کو میں ایک اچھا سا, اچھا یہ تب یہاں نہیں آیا تھا میرے خیال, ویکسین یہاں نہیں آئی تھی, آ رہا تھا لیکن آیا نہیں تھا. تو ان کی بیٹی نے ان کو کہا کہ آپ فوراً آئیں. تو وہ کووڈ کی ویکسین لگوانے کے لیے یہ امریکہ گئی ہوئی تھی. جب ان کو پتا چلا, جیسے ہی میں گئی نا, میں 3 مہینے کا ٹکٹ لے کے گئی, میں نے کہا 2 مہینے میں کووڈ کا ویکسین لگے گا. تو اس نے جاتے ہی دوسرے دن میری ڈیٹ لی ہوئی تھی پہلے سے, میں اسی دن لگ گیا, مہینے بعد دوسرا لگ گیا, اب میں فری. اچھا میں نے کہا جو چیزیں اب بڑی اس سے پیکنگ کرے پاکستان کے لیے, میں نے کہا جو چیزیں پڑی ہیں وہ تو پیک کروں, باقی لاسٹ مومنٹ پیکٹ دوسری اٹیچی لاسٹ مومنٹ پہ پیک کروں گی. وہ پیک کری تھی تو گڑبڑ ہو گئی. تو جناب ان کا کینسر ڈائگنوز ہو گیا, اب تو یہ وہیں پھنس گئی, اب ان کی ٹریٹمنٹ بھی وہیں, ٹھیک ہے سارا کچھ ہوا. ان کا اپریل میں ہوا, مجھے بھی پتہ چلا, پھر ہماری بات بھی ہوئی تھی نا, ویڈیو چیٹ بھی ہوئی تھی. اچھا اس کے بعد جب مجھے ہوا تو سب سے پہلے مجھے پھر فیصلہ کرنا تھا کہ میں نے کہاں سے ٹریٹمنٹ کرانی ہے. آپ کو تو جانا چاہ رہے تھے کینیڈا, تو میں نے کہا نہیں امریکہ میں فرینڈ بیٹی ہے نا, تو یہاں ایک ہارون شریف ہیں ان کے جیٹھ, تو وہ مجھے کہیں آپ اگلے ہفتے جائیں, آپ نے میرے بھائی کے ساتھ رہنا ہے, آپ نے وہ ادھر سے ٹریٹمنٹ کروانا ہے. اور میرا بالکل دل نہیں تھا جانے کو نا, تو میں نے کہا شہناز از دا بیسٹ پرسن. ایک تو یہ ڈاکٹر ہیں, وہاں بھی میڈیسن ڈاکٹر رہی ہیں, امریکہ میں بھی پریکٹس کیا ہے, پاکستان میں بھی کیا ہے, اور اوپر سے کینسر بھی ادھر ہی ٹریٹمنٹ وہ لے رہی تھی. تو میں نے سوچا آپ سے بہتر کون ہوگا, اینڈ یو گیو می سچ گڈ ایڈوائس. آپ نے مجھے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا دیکھو یہاں پہ فیملی سپورٹ ہوگا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, پھر اپنا گھر ہے. اب یہ کینسر ایک دن کا نزلہ زکام تو ہے نہیں کہ ایک دن دوائی لوگے آپ ٹھیک ہو جائے گا, یہ تو ذرا تھوڑا لمبا پروسیجر ہے, تھوڑا ہارڈ ٹائم, آپ ٹف ٹائم سے گزرتے ہو, تو یو نیڈ ٹو فیس تھنگس. اس کے لیے فیملی سپورٹ بڑا ضروری ہے, اس کے لیے اپنا گھر ہونا بڑا ضروری ہے, اس کے لیے آپ کے ساتھ بات کرنے والا کوئی ہونا چاہیے, کوئی آپ کو جو شیئر کرے. ٹریٹمنٹ موسٹلی انٹرنیشنلی ایک ہی ہوتا ہے, ایک سیٹ پیٹرن ہے. ہر اسے کینسر کی بہت ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, ہر ٹائپ کے لیے اپنے قسم کی جو دوائیاں اور ٹریٹمنٹ ہے وہ سارا ایک بنا ہوا ہے. انٹرنیشنلی پوری دنیا میں وہی پیٹرن اپنایا جاتا ہے, تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ, لیکن سبھی کرتے ہیں. صرف جو فرق ہوتا ہے وہ یہ جو ایم آر آئی یا سی ٹی اسکین ہر جگہ اویلیبل نہیں ہوتا, یا نیوکلیئر مشینس ذرا زیادہ وہاں کی ایڈوانسڈ ہوتی ہیں, باقی جو بیسک کیمو ٹریٹمنٹ ہر چیز وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے. اچھا مجھے یہ, اور پھر آپ نے یہ بھی پتا کیا تھا کہ شفا از گڈ. ہاں آپ نے مجھے بتایا تھا کہ نہیں شفا از ویری گڈ, اور شوکت خانم از ویری گڈ. تو جہاں بھی ہے شوکت خانم کا اگین دور ہے, ڈسلوج ہوتے ہیں گھر سے. ہاں گھر میں ہونا بڑا ضروری ہے. اب آپ کی مدر ہیں, آپ کے سرونٹس ہیں, آپ کا دھیان رکھتے ہیں. میں تو بڑا مس کرتی تھی وہاں پہ دبانے والے. بالکل بالکل, جب دردیں اٹھتی تھی تو میں کہتی تھی اللہ کوئی ذرا سا مجھے دبا دے, وہاں پہ کون دبائے گا. حالانکہ ان کی اپنی بیٹی اور داماد دونوں ڈاکٹرز ہیں. نہیں داماد انجینئر ہے, اچھا بیٹی ڈاکٹر ہے, لیکن بہت انہوں نے خیال رکھا, بہت مجھے بسترے میں وہی. لیکن پتہ ہے واٹ آئی فیلٹ واز کہ جیسے میری ایک بیٹی ہوتی داماد ہوتا, اب ان دو کے اوپر پوری ذمہ داری کام کرنا ہوتا ہے ان لوگوں نے. ادھر ذمہ داری بہت زیادہ ہے, ادھر ڈرائیو خود کرو, گروسری خود کرو, نوکری خود کرو, ہر چیز خود کرنی پڑتی ہے. تو ہم تو یہاں خود کچھ بھی نہیں کرتے, وہ والے کام ہے نا, ہم بیٹھ کے اپنا انٹرویو دیتے ہیں یوٹیوب چینل پہ, اور ہم اپنے اور شوق والے کام بھی کر لیتے ہیں. تو I really was so grateful to you for giving me the right advice at the right time, and I took it from you because you knew what you were talking about, you see. تو وہ تو اتفاق تھا جو امریکہ گئی ہوئی تھی, ورنہ اگر آپ ادھر ہوتی تو میرے خیال ادھر ہی سے ٹریٹمنٹ کرواتی. تو پھر ان کا سارا ٹریٹمنٹ وہاں ہوا, اور لیکن بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہوا, سرجریز کافی ہوئیں, کافی کمپلیکیٹڈ. ابھی بھی مطلب کینسر تو آپ کا میرے خیال ختم ہو چکا ہے. کینسر ختم ہو چکا ہے, لیکن انٹسٹائنس بھی کاٹنگ تھی انہوں نے, سب کچھ بہت لمبا چوڑا آپریشن ہوا تھا. تو اس کے لیے بیگ لگا ہوا ہے, آسٹمی بیگ کہتے ہیں اسے,
ठीक, पूपी बैग। पूपी बैग। अब वो सारे लोग कहते हैं बड़ा परेशान होती होगी, बड़ा वो, मैंने कहा नहीं, मैं 2 दफ़ा एंजॉय करती हूँ खाना। एक दफ़ा जब मैं खाती हूँ तो एंजॉय करती हूँ, एक दफ़ा जब मैं बैग एम्प्टी करती हूँ तो वही फिश की स्मेल आ रही होती है, बड़ा मजा आता है कि फिर से फिश खा रही हूँ। क्या करें, शहनाज, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। अपना दिल अपने खुशी रखना है। खुश रखो ना। अच्छा, फिर कोई शायरी हो जाए बस अब इस मौके पे, आप कोई अच्छी सी शायरी भी सुना दो। अच्छा, क्या आप नहीं, मुझे वो मेडिकल स्टूडेंट वाला ये इनका जो जैसे ओल्ड स्टूडेंट्स रियूनियन, इस तरह की कोई चीज़ें जब होती हैं डॉक्टर्स की, अभी बल्कि अभी ये आई भी थी अमेरिका से, इनको आने का ना ये शौक था, नहीं मैंने आना है क्योंकि हमारी रियूनियन हो रही है हमारे बैच की 50th ईयर रियूनियन, देखें जनाब, गोल्डन रियूनियन। तो उसके लिए ना कि मैंने वहाँ जाना है किंग एडवर्ड, और उधर मैंने ये पार्टी अटेंड वो करनी है। इतना हंसी कहती है, लोगों के पता नहीं क्या क्या ख्वाहिशात होती है। कहती है इसकी ख्वाहिश देखो, क्योंकि मैंने अपनी गोल्डन जुबली यूनियन कॉलेज की अटेंड कर ली। कहती वी ट्राई टू मेक इट, वी ट्राई टू मेक इट। अच्छा, आपको वो क्लास फेलोज वाला पसंद था? हाँ, वो मुझे बहुत पसंद। अच्छा, आप हमेशा यही सोचते हो कि हाय अल्लाह, वो बंदा कितना बूढ़ा लग रहा है, वो औरत कितनी बूढ़ी लग रही, कभी आपने ये नहीं सोचा था कि हम कैसे लग रहे हैं उनको ना? तो उसके ऊपर फिर मुझे मज़ाहिया शायरी ज़रा याद आई, थोड़ी चस्के लगाने के लिए झूठ झूठ भी बोला, लेकिन जो वो तो आर्टिस्ट लाइसेंस होता है ना, इसको झूठ नहीं कहते। लाठी टेके ये बाबा जो अभी अभी आया था, एक धुंधला सा चेहरा मेरी आंखों में समाया था, बाल सब सफेद थे, कमर भी झुकी हुई थी, ऐनक मोटी सी थी, सांस रुकी रुकी सी थी, नई दांतों की बतीसी, कान में आला भी था, छुरियों से भरा चेहरा, रंग कुछ काला भी था। ये नहीं सोचते कि हमने खुद भी आला लगाया। मेरा ही क्लास फेलो जो कभी गाता भी था, उसका फुटबॉल खेलना मुझको भाता भी था, दोस्तें मुझे उसके नाम से छेड़ती थी कभी, लेकिन वो बहुत खूबरू और हैंडसम था जब भी, ऐसा थोड़ी था। थोड़ी सी हिम्मत करके मैंने पूछ ही लिया, क्या आपने 71 में केई से ग्रेजुएट किया? मुस्कुरा कर फिर कहा लगा कर वो बोला, उसने ये राज खोला, चंचल शोख हसीना पर बुढ़ापे ने हल्ला क्यों बोला? फिर आप चौंक गई होगी। पहचान तो लिया था तुम्हें मगर परेशान था, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ पशेमान था। खिसियानी सी होकर मैंने जो अपना जायजा लिया, बालों में चांदी झुर्रियों ने भी घेरा लिया, लंगड़ा कर तो मैं भी चल रही थी, उसकी बातों से दिल में जल रही थी। मोटापे से कुछ वजन भी बढ़ गया था, उसकी बात शुगर और ब्लड प्रेशर भी चढ़ गया था, दांत भी काफी टूट गए थे, शर्म से छक्के छूट गए थे। दरअसल दोनों ही का था एक ही हाल, है ना फिर ये क्लास फेलो होने का कमाल। ब्यूटीफुल, 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 बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो जनाब, हर मौके पे इनकी शायरी है। अब आप देखें, आधा से ज़्यादा पाकिस्तान या दुनिया में लोग बाहर जाना चाहते हैं, हर एक की उम्मीद है कि मुझे ग्रीन कार्ड मिल जाए। ये जो ग्रीन कार्ड और इन चीज़ का जो तजस्सुस है और हर एक को शौक़ है, इसके बारे में हम इनकी शायरी सुनेंगे थोड़ी देर में। आप थोड़ी सी ब्रेक कर लीजिएगा, कॉफ़ी और चाय पी लीजिएगा, और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरी बेटी वलिया इज़ द गेस्ट। मुझे लगता है कि मेरा एज is that I started early क्योंकि उस टाइम पे when all of my friends were going to university I knew what I wanted to do और मैं उस पे time और effort लगा रही थी। मेरा experience is what was helping me. But then now people when they ask me कि अच्छा अगर हमारे parents नहीं हमें allow करते तो फिर हम क्या करें? Literally I have an answer for everything else but I don't know what to tell people when they tell me कि मेरी अम्मी अगर supportive नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? Because for me I feel like the one thing which was constant was your support and knowing that you will have my back and
मम्मा का ट्रस्ट है मेरे पे, विच इज़ वाई मैं करती थी. अगर वो ना होता तो आई डोंट नो कि फिर हाउ वुड आई बी एबल टू डू इट. वेलकम बैक. सो अभी हम जनाब पता करते हैं कि आगे कहानी हमारी कहाँ जा रही है. तो एक्चुअली इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो आपने स्टेज 4 कैंसर से वापस आई हैं और मेस्टेसिस भी था जिसमें फैला भी था, और उसके बावजूद आपने वो सारी जंग लड़ी है. तो मैं अब आपसे पूछूंगी कि कैंसर सर्वाइवर की ट्रिक्स आपके ख्याल में कौन सी है? मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा तो आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है. जब आपकी थिंकिंग चेंज हो जाती है तो एवरीथिंग चेंजेस. हर काम में, हर चीज़ में ये चीज़ मैटर करती है. और कैंसर ट्रीटमेंट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प्स यू अ लॉन्ग वे सही करने के लिए, बहुत ज़रूरी है. लेकिन जो होना है वो होना है. तो अगर आप उसको हंस के कबूल करोगे और उसको पॉजिटिवली लोगे तो हर वो अच्छा वो होगा. चीज़ें नहीं चेंज होंगी आपके लिए, आपको चीज़ों के लिए चेंज होना है. तो अगर वही रोना पीटना और सारा वक्त सलन फेस और सब वो करके डिप्रेशन में खुद भी बैठो, दूसरों को भी डिप्रेस करो, तो क्या फ़ायदा. ज़िंदगी तो कट जाएगी और वो तो होना है उसी तरह जो कुछ होना है. बिल्कुल. अल्लाह की जो है ना, अल्लाह के सामने झुक जाना है, सरेंडर करना है कि अल्लाह मियाँ बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या इस वक्त बेहतर है. हाँ. और वो जो भी करे हमें कबूल है, क्योंकि डेथ पता है, डेथ इज नॉर्मल. आनी है जब आनी है, चाहे आप कार में बैठे एकदम से हार्ट अटैक हो जाए, चाहे आप गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट हो जाए, आप कोई पता नहीं, किसी को कोई पता नहीं, कोई एज का फैक्टर नहीं, कोई बीमारी का फैक्टर नहीं, बैठे बिठाए किसी को कुछ हो सकता है. बिल्कुल. तो इसलिए फिर क्या डरना. जो बिल्कुल. और कैंसर का नाम बम्बार्डिंग है, मैं मानती हूँ, लेकिन अब उस बम वो आहिस्ता आहिस्ता ही फट रहा है ना, तो आप वो तो और भी किसी चीज़ से डेथ हो सकती है. सही बात है. इससे भी हो सकती है. बल्कि मैं अभी उस वक्त, आपको भी था, मुझे भी कैंसर था, और वो मरी वाला इंसिडेंट हुआ जब देखो लोग हॉलीडे एंजॉय करने के लिए गए और इतना हॉलनाक किस्म की खुशी से गए और ट्रैवल कर रहे थे, और कितनी और यंग हर एज के लोग गए. बिल्कुल. तो ये तो डेथ हैज़ नथिंग टू डू विद कैंसर. ये मैं ज़रूर बोलती हूँ हमेशा कि डेथ हैज़ ओनली टू डू विद द टाइम, और वो हमें नहीं मालूम. और नेचुरल डेथ्स मतलब कितने ये जो नेचुरल हैजर्ड्स होते हैं, ज़लज़ला आ गया, फ्लड आ गया, कितने लोग बेचारे बैठे मर गए. और हमने भी ऐसे ही जाना है, हमारा जब टाइम आएगा हम चले जाएंगे. ओ यार अल्लाह, मैंने कोई बहाना भी तो बनाना है ना. बिल्कुल. तो ठीक है, लेकिन हमने ये वाला जो सफ़र करना है, ये अंग्रेज़ी वाला सफ़र और उर्दू वाला सफ़र, दोनों सफ़र हैं. और दोनों सफ़र में डॉक्टर शहनाज एक बड़ी खूबसूरत बात कर रही थी कि आपने इलाज के साथ, दवा के साथ, दुआ के साथ, दवा और दुआ दोनों, दवा और दुआ. मेरी पेशेंट्स थी ना, तो वो इतना बुरा, बहुत बुरी तरह से फुलमिनेटिंग कैंसर्स ब्रेस्ट के. और कितनी नहीं हमने ट्रीटमेंट लेना, हम दम कराएंगे बाबा जी से, वो बाबा बड़ा अच्छा दम करता है. मैंने कहा देखो दम करता है, दम जरूर कराओ, लेकिन साथ ट्रीटमेंट भी लो. दवा और दुआ दोनों काम करेंगे इकट्ठे, एक चीज नहीं काम करेगी. बिल्कुल. तो हमने दवाई ली है दोनों ने, हमने, लेकिन हम साथ दुआ भी पढ़ते थे. वो सूरह रहमान सुनते थे हम, और दुआएं पढ़ते थे. हमने अल्लाह मियां से दुआ भी करते थे. सूरह फातिहा स्पेशली बहुत पावरफुल है. हमारे फ्रेंड्स करते थे हमारे लिए, वो सुनता है, अल्लाह मियां सुनता है. सही. सदका देना, सदका बहुत जरूरी है. सदका बलाएं डालता है. बिल्कुल. और मतलब ये चीजें जो फेथ इन अल्लाह इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जब आपने ये चीजें कर ली, फिर अपना मोरल हाई रखें, फिर खुश रहें, फिर अल्लाह की रजा में राजी रहें. That is very important. देखिए ना, अल्लाह मियां कहते हैं मैं रिस्क हर एक को देता हूँ, लेकिन हमारे मुंह में तो निवाले नहीं डालता ना. हम उठते हैं, जाते हैं, रोजी कमाते हैं, पैसे लाते हैं, आटा गूंथते हैं, रोटी पकाते हैं, फिर खाते हैं ना. बिल्कुल.
तो रिस्क तो अल्लाह में नहीं दिया, लेकिन एकदम से बैठे बैठाए तो मुंह में निवाले नहीं डाले ना हमारे। एफर्ट करनी है। हाँ, एफर्ट्स करने हैं। अब बीमारी आ गई है तो हमने ठीक करना है, हमें गिफ्ट दी है अल्लाह मियां ने सेहत, बिल्कुल तो ये हम इसके कैप्टन है, हमने इसको करना है ठीक। तो बिल्कुल। दवाई करेंगे तो ठीक होंगे ना। और ये अल्लाह का शुक्र है कि ये प्रिविलेजेस हैं। हाँ अभी इस वक्त पाकिस्तान में बेस्ट ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। हाँ वही और हर किस्म के। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट? मसलन कुछ लोग डाइट से करना चाहते हैं, कुछ लोग होम्योपैथिक करते हैं, और आपका तो बेसिकली एजुकेशन सारी एलोपैथिक के हिसाब से है ना। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट होम्योपैथिक एंड अदर ऑल्टरनेटिव, जिस तरह CBD ऑयल के बारे में हाँ। बहुत मैंने सुना है, और उसके अलावा वेजिटेबल्स के भाई दालें सब्जियां खानी चाहिए, देखिए और गोश्त कम खाना चाहिए या नहीं खाएं। ये आप सही कह रहे हो, जी बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं बिलीव भी करती हूँ इन चीज़ों में, लेकिन आप एक चीज़ को पिन पॉइंट करके नहीं कर सकते। ये चीज़ें दे हेल्प, लेकिन जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू करना चाहिए इन चीज़ों के साथ भी। आप बेशक ये करो, डाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई नो, बट ओनली डाइट, कई लोग डाइट कर रहे हैं, सब कुछ करें, फिर भी उनको हो जाता है, तो फिर यू कैन प्रिडिक्ट ना कि ये तो नहीं कि सब जितने भी जिनको भी कैंसर होता है वो डाइट का ख्याल नहीं रख रहे होते। हाँ बिल्कुल। अब कई लोग हैं जो ऑर्गेनिक ही खाते थे, हाँ हमें पता है, वही ना। उनको भी हो गया। हाँ, तो ये चीज़ें मैं समझती हूँ कि ये चीज़ें हेल्प आउट करती हैं, ज़रूर हेल्प करती हैं। CBD ऑयल वगैरह की बड़ी बातें सुनी हैं, सब कुछ सुना है, लेकिन लिया आपने? लिया जी लिया था, मगर मुझे अच्छा नहीं लगा। उसका जायका नहीं अच्छा लगा। झूमी नहीं झूमी, मुझे लगता है जैसे घास खा रही हूँ तो, अच्छा हाँ मुझे फिर अच्छा नहीं लगा। पसंद रखा नहीं हुआ है आया। मैंने, वो 1-2 कतरे लेने होते हैं, मैंने हाँ सुना है। 4 ड्रॉप्स लेने होते हैं, अच्छा, लेकिन बिल्कुल इतनी देर लगता है बस घास ही मुंह में। घास तो घोड़े isn't it की oil? Isn't it oil? पता नहीं वो उसका कौन सा अच्छा ब्रांड है वैसे तो, हाँ, लेकिन पता नहीं। तो ये आपको चीजें पसंद नहीं आया? हेल्प करती हैं, लेकिन दे आर नॉट द ओनली ट्रीटमेंट कि सिर्फ इनके ऊपर हम डिपेंड कर जाएं और सही। छोड़ दें बाकी सारी चीजें। सही। लेकिन देखे ना, अब स्टेज 4 का अपनी दहशत है, ठीक है। आपने जब स्टेज 4 सुना तो उस वक्त आपने अपने ऊपर कैसे काबू पाया? डिड यू फील अपसेट? नॉट रियली। मैंने कहा अल्लाह मियां, वादा तो हुआ था कि अभी कोविड नहीं होगा, ये तो नहीं हुआ था स्टेज 4 हो जाएगा। आपने करना था तो चलो स्टेज 1 2 3 कर देते, आपने 4 करके जंप, डायफ्राम से ऊपर क्यों जंप करा? तो अल्लाह मैंने कहा कि मैंने अब तभी तो कुछ दिखाना था ना करिश्मा। मैं हूँ ना, मैं हूँ इधर ऊपर। हाँ, तो जब सर्जरी हुई तो मैंने कहा कि वो जो ऊपर है डायफ्राम से उसका क्या होगा? तो वो कहने लगी कि वो कीमो से चला जाएगा जो उसके बाद होगी। अच्छा, तो वो चला भी गया। अच्छा, डिड यू गो फॉर अ पेट स्कैन? पेट स्कैन उन्होंने रेकमेंड नहीं किया था। अच्छा। बड़ी दफा मैंने उनको कहा कि पेट हाँ। स्कैन, तो कहते हैं यू डोंट नीड इट, वी नो ऑलरेडी कि व्हाट वी आर Really? डूइंग और व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट वी आर लुकिंग एट। क्योंकि पेट स्कैन जो होता है ना, वो पूरे जिस्म का होता है। हाँ, नहीं मैंने उनसे कहा था, लेकिन फिर उन्होंने नहीं रेकमेंड किया, तो फिर मैं चुप कर गई। अच्छा, मेरे भाई ने भी कहा था मुझे कि पेट स्कैन कराएं। हाँ, कितने कीमोज हुए आपके? 9 और Big कितने chemos. घंटों के होता था एक? 6 hours, 5 to 6 hours each. इतना बड़ा बड़ा उस पे लिखा बड़ी होता था। बहादुर हैं डॉक्टर भाई। ना शनाज मियाँ की वो है ऊपर, पॉइजन हैजर्डस। लिफाफों के ऊपर लिखा होता था, जो लगे होते थे खुलते थे तो। मेरी सहेली ने मुझे कहा कि जब तुम्हारे अंदर कीमो जा रही होती है तो उसको ऐसे समझो जैसे सेहत और एक गोल्डन सनशाइन आपके जिस्म में आ रही है, और वो आपको ठीक करने के लिए आ रही है। receive it with with hope and with a good positive feeling. ऐसे नहीं सोचना कि ये मेरे अंदर पॉइजन आ रहा है। ये सोचना है कि मेरे लिए शिफा आ रही है, और शिफा की शुआएं मेरे जिस्म के अंदर आ रही हैं। Exactly. और इसी तरह आप मेंटली अगर अपने को गुड मैसेजेस देंगे तो आपका जिस्म भी अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करेगा। अगर आप नेगेटिव टर्म्स यूज़ करेंगे तो फिर वो आपका नेगेटिव इफेक्ट देगा। होगा। तो ऑलवेज यूज सेंटेंसेस एंड वर्ड्स विच आर पॉजिटिव, so that is the important thing. So this is the main thing. Any last things you would like to say?
वही आप वाली बात बड़ी अच्छी है. हम छोटे होते थे ना तो बच्चों को कहते प्यार से कहते गंदा बच्चा तो हाँ. बच्चा आगे से हंसता. तो मेरे अब्बा जान कहने लगे कि जब इतने प्यार से कह रहे हो तो अच्छा बच्चे ही कह दो. हाँ. तुम उस बच्चे को शुरू से कॉन्सेप्ट देते हो कि तुम गंदा हो, तुमको अच्छा बच्चा. तो मुझे ये बात बड़ी क्लिक की थी उस वक्त. तो उस वक्त से मेरे जहन में ये बात है कि ऑलवेज टॉक गुड वर्ड्स, यूज पॉजिटिव एंड गुड लैंग्वेज. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट यू हैव गिवन. और मुझे एक बात याद आई है, लेकिन वो मैं ब्रेक के बाद बताऊंगी. कहीं ना जाइएगा. मैंने कहा था ना, मैं कोई अच्छी सी चीज़ आप लोगों को ज़रूर सुनवाऊंगी. आखिर में हम एक नज़म सुनेंगे डॉक्टर शहनाज की, जो इन्होंने लिखी थी, जो उन लोगों के लिए या अपनी भी मेरे ख्याल होगी, जो लोग माइग्रेट करना चाहते हैं अमेरिका, तो ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं, तो उनकी क्या कैफियत होती है, और उसके बाद होगा कि जो मिल जाता है तो उसके बाद क्या कैफियत होती है. ओवर टू यू. ग्रीन कार्ड का इतना शौक होता है हर को, तो ज़रा वैसे देख लें कि असल में क्या हालत होती है. अब अमेरिका में हम हैं, ग्रीन कार्ड के इश्क ने हमें कहीं का ना छोड़ा, पाकिस्तान से भी गए यहाँ भी कुछ ना जोड़ा. तमन्ना घर वापस जाने की तड़पाने लगी, जो कभी ना मिले थे उनकी भी याद सताने लगी. बड़ी मुश्किल से मिला था वीज़ा तमन्नाओं से, वो भी दिन रात माओं की दुआओं से. सुना था अमेरिका जंगल में मंगल है, लेकिन जिधर देखा जंगल ही जंगल है. जवानों को फुर्सत नहीं बात करने को, बूढ़ों को मिलता नहीं कोई सुनाने को. बच्चों को कौन लोरी सुनाए, हरदम कौन डायपर बदली कराए. जिंदगी यूं ही भागते बीत रही है, ग्रोसरी और बेबी सिटिंग से प्रीत रही है. न वक्त है मुंह पर क्रीम लगाने का, ना ही टाइम है चैन से खाना खाने का. मकान गाड़ी फ्रिज होते हुए भी अपना नहीं, यूं ही उम्र बीत जाएगी पैसे देते यहीं. हर चीज़ मॉर्गेज पे होती. फिर भी अमेरिका का है बोलबाला, हमने तो किया अपना ही मुंह काला. खाना घर के अंदर पकाने ना पाए, क्योंकि उसकी स्मेल घर से ना जाए. फिर आपके कपड़ों में रच जाए, कोई अमेरिकन आपके करीब ना आए. जब तक सोशल सिक्योरिटी नंबर ना आए, कोई भी ड्राइवर लाइसेंस ना पाए, ना ही कहीं नौकरी मिल जाए. उफ मेरे खुदाया मैं क्या करूं हाय. मैं पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट थी हूँ, तो वो उसको पनाह कहते हैं. करना चाहती थी बहुत से पनाह के काम, ना कर सकी मैं रोशन उसका नाम. सोचा तो डोनेशंस करूँगी, उधर एडवर्टाइज करूँगी, लेकिन कौन करे इमिग्रेशन वालों को राम. फंस गई हूँ बीच स्याह और सफ़ेद फार्म. खलूस गया तकल्लुफ़ात में खो, बीमार पड़े तो इंश्योरेंस ना हो. यहाँ आसाइशें हैं हज़ार, फिर भी रहता है दिल बेजार. धोबी का कितना, ना घर का ना घाट का, क्या होगा पाकिस्तान के घर का और प्लॉट का. बहुत मुद्दत इंतज़ार कराया, लेकिन ग्रीन कार्ड फिर भी ना आया. सारे आलम में है अमेरिका का चर्चा, हर बंदा भागा लेने ग्रीन कार्ड का पर्चा. ग्रीन कार्ड के इश्क ने हमें कहीं का ना छोड़ा, पाकिस्तान से भी गए यहाँ भी कुछ ना जोड़ा. अमेरिका वाले रहें शादो आबाद, लेकिन अपना पाकिस्तान जिंदाबाद. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. ये हुई ना बात. वैसे ही जा तो कल अमेरिका ही रही हैं, लेकिन सारी अपने तसल्ली हो बच्चों जाती के है. लिए. यहाँ पे बंदे सोचते हैं कि वहाँ पे वो दरख्त से डॉलर तोड़ती होगी, रोज मॉल जाती होगी. वहाँ जाके पता चलता है कि कमोड धो, रोटी पकाओ, सफाई करो. हाँ, देखो ना सारी. एक्चुअली इंसान को ना हर चीज़ का अपना फुल मज़ा लेना चाहिए. वो उसमें हरकत में बरकत है. अपना काम करने में थोड़ी कुछ अरसे में बुरा लगता है, फिर उसके बाद आदत भी हो जाती है.
اور اس کا ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے جب آپ کو صرف اپنا کام ہی پسند آتا ہے, کسی اور کا کیا ہوا بھی نہیں پسند یہ بھی بات آتا. ہے. یہ بھی ہوتا ہے. صحیح بات ہے. جیسے ہم کویت میں رہتے تھے تو اس کے بعد میں کہتی تھی مجھے تو کسی سرونٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی اس میں ہے نا کہ آنے کے بعد کیا ہوتا ہے پھر. تو کوئی اور اچھا, اب the floor is yours if you want to convey anything, you want to share something, کوئی میسیج آپ دینا چاہتی ہیں لوگوں کو. میسیج یہ ہے کہ ہم اگر اپنے آپ کو اپنا دھیان خود کر لیں, اپنی صحت کا, اپنی صحت کے ہم خود ماسٹرز ہیں, ہم نے اپنا خود سے خیال رکھنا ہے. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ شام میں کہ وہ آئے گا, وہ مجھے حال پوچھے گا تو پھر میں ٹھیک ہوں گی, یا کچھ کسی کے حال پوچھنے سے یا کسی کے کچھ کرنے سے ٹھیک نہیں ہونا. آپ نے خود ٹھیک ہونا ہے. خود دوائی کھائیں گی, خود اپنا مائنڈ چینج کریں گی, خود اپنے آپ کو خود اسٹرانگ بنائیں گی, خود اٹھیں گی, ہمت کریں گی خود. اب یہ فالج وغیرہ ہو جاتا ہے لوگوں کو, تو کسی اور کے ایکسرسائز کرنے سے تو نہیں ٹھیک ہوتا نا, آپ نے خود ایکسرسائز کر کے اس کو ٹھیک کرنا ہے نا. تو خود ہمت کریں, بہت بڑی بات, خود ہمت کریں ہر چیز. ہمت تو کرنی پڑتی ہے. جی, ہم کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں, اور لوگ یہاں پہ شوش آ کے زیادہ کہ وہ جتنے لوگ پوچھنے آئیں گے, جیسے جب بھی میں کوئی سرجری وغیرہ کرتی تو سب سے پہلے لوگ پوچھے کتنے ٹانکے لگے نے. وہ بھائی ٹانکوں سے فرق کیا پڑتا ہے, تمہاری سرجری ہوئی ہے. ٹانکے چاہے 20 لگے ہوں چاہے 2 لگے ہوں, تمہیں کیا فرق پڑتا ہے ٹانکوں سے. ٹانکوں از ناٹ دا پیرامیٹر کہ آپ کی کیسی کتنی بڑی سرجری ہوئی ہے. وہ تو اندر کی سرجری ہے. صحیح. اور آج کل تو اتنے ڈفرینٹ قسم کے میتھڈز آ گئے ہیں, کئیوں میں شاید ٹانکے لگتے بھی نہ ہوں. بالکل, وہ لیپروسکوپی اور ڈفرینٹ ٹائپس ہو گئے ہیں, تو وہ نہیں ہے. بٹ سرجری از سرجری. اور اس سے پہلے آپ کا دل تھوڑا سا ہوتا بھی ہے کہ اللہ سرجری ہو رہی ہے, اللہ میاں خیر کرے, اور جب ہو جاتی ہے پھر یو فیل ریجوونیٹڈ. سو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شہناز فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم. انہوں نے ایک دن پہلے مجھے ٹائم دیا اور اس کی میں بہت قدر کرتی ہوں, اور آئی ہوپ کہ لوگوں کو کام آیا ہو. نہیں, آئی وش پھر میں آپ کی وہ ہوں, کیونکہ میں آپ کی بڑی فین ہوں, اور میری بہو تو آپ کی بہت زیادہ فین ہے. بھائی ان کی بہو کرن جو ہیں ریڈیولوجسٹ ہیں, اور جب میں وہاں ریڈیولوجسٹ کے ساتھ بڑا واسطہ رہتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو میرا یہاں ایک پوٹا کیتھ لگا ہے وہ بھی ان کے ڈپارٹمنٹ میں تھا. ہر موقع پہ کرن آتی رہی. وہ میں جب سرجری بھی ہوئی تو یہ ہمیشہ آتی ہمیشہ, اور میں کہتی تھی فلاں شہناز بہت اچھی ہے اور اس کی بہو بھی زبردست ہے. تو آئی فیل ونڈرفل. شیرین, یہ بھی میں ایک بات چھوٹی سی بتانا چاہتی ہوں آپ کو کہ آپ خود اچھے ہو. میں بتاتی ہوں, ایک تو خود بندہ اچھا ہوتا ہے نا, تو اللہ میاں خود اس کو ہیلپ کرنے کے لیے لوگ بھیجتا ہے. میں نے دیکھا تھا کہ میں ہر ایک کی اپنی فرینڈس کے ساتھ ڈیلیوریز کروانے جاتی تھی, تو یہ وہ جب میرا ٹائم آتا تھا تو میری وہ فرینڈ نہیں ہوتی تھی, لیکن اللہ میاں کسی اور کو میرے لیے بھیج دیتا تھا ہیلپ کے لیے. تو یہ اللہ کی طرف سے اللہ میاں کوئی وسیلے بناتا ہے. بالکل. میں بھی حیران تھی جب میں شفا گئی, جب کہ میں سوچتی تھی یہاں تو میرا کوئی بھی نہیں ہے, اور میرے بھی ڈاکٹر کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے کتنی اونچی اونچی جگہوں سے آپ کے لیے سفارشیں آئی ہیں. میں نے کہا میں نے تو کوئی نہیں کرائی. تو کہتے ہیں آپ کی تو بڑی پہنچ ہے. میں نے کہا میں نے تو نہیں کیا, لیکن یہی بات کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی رستے نکال لیتا ہے. کوئی خیر خواہ ہوتے ہیں جو آپ کے لیے کوئی 2 لفظ بول دیتے ہیں اور آپ کا رستہ اور آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ خوشیاں پھیلاتے رہیں اور خوش رہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اللہ حافظ.